यहाँ पे हमें 2D फ्रेम रिक्वायर्ड है, जहां पे हमें 2 डायमेंशनल फ्रेम रिक्वायर्ड है, उसी को बोलेंगे मोशन इन ए 2D। मोशन इन 2D बोल सकते हो, या फिर मोशन इन अ प्लेन बोल सकते हो, कि किसी भी प्लेन के अंदर मोशन हो रहा है। प्लेन में क्या था, जब हम पढ़ रहे थे क्या, यूनिट एंड डायमेंशंस, तो आपको मैंने बताया था कि प्लेन क्या होता है, प्लेन इज एल क्रॉस एल, एल इंटू एल, सॉरी क्रॉस नहीं, एल इंटू एल, तो दैट वाज एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को बोलेंगे क्या, प्लेन। जहां पे डिफाइन करने के लिए 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस रिक्वायर्ड हो उसको बोलते हैं प्लेन। तो यहाँ पे देखो, आपको मैं एक प्लेन बनाता हूं, जैसे हम लोग पढ़ते आए, ये बन गया वाई एक्सिस और ये बन गया एक्स एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों के मिलन से एक प्लेन बना जिसमें ये खेल रहे हैं। इन दोनों एक्सिस के मिलन से आपको एक ग्रीन कलर का जो शेडेड प्लेन है 2D प्लेन हो गया, क्योंकि इसमें 2 एक्सिस रिक्वायर्ड थे, 2 डायमेंशंस में बात कर रहे हैं, और मोशन भी हमारा इसी प्लेन के अंदर हो रहा है, मोशन भी इसी प्लेन के अंदर हो रहा है। यहाँ पे एक एक्सिस से मोशन ऑफ दिस बॉल डिफाइन नहीं कर सकते, जब आप एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर एक एक्सिस के खाली इस्तेमाल से यू कैन नॉट डिफाइन द मोशन ऑफ दिस बॉल। तो अब देखो, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि बॉल ऐसा कुछ पाथ फॉलो कर रही है, ठीक। अब वापस जो ये पाथ है, इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट दिखेंगे। मान लो ये जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है जहाँ पे एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, ये मेरा ओरिजिन है 0,0। अब मैं इस पाथ को डिवाइड कर दूं जिस पे बॉल मूव करती है रिटर्न होते टाइम, उसमें अगर बहुत सारे पॉइंट लेने लगूं, तो हर एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आई नीड सेपरेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे मुझे एक्स एंड वाई की अलग अलग कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो कोई भी पॉइंट है उसका जनरल कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोमा वाई, यानी कि पहले एक्स पे जो वैल्यू है फिर वाई पे जो वैल्यू, उसको लिख दो। ये 1 लूं, 2 लूं, 3 4 5 ऐसे ले लेता हूँ रैंडम पॉइंट्स। इधर भी इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, सॉरी रैंडम नहीं है, इक्वी डिस्टेंस है, 1 2 3 4। तो अब मैं इजीली डिफाइन कर सकता हूं इस पाथ को। तो यहाँ पे मे बी इट इज 0.5, वाई पे 0.5 है और एक्स पे 2 है, तो ये 2,0.5। ये सब हम लोग करते आए हैं। तो जब हमें 2 एक्सिस या फिर 2 इंडिपेंडेंट पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहे, तो ऐसे मोशन को मैं बोलता हूँ मोशन इन ए 2D, 2 डायमेंशन, या फिर मोशन इन अ प्लेन। समझ आता है ये बात, ठीक है। अब इसी मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन भी। 2D मोशन में एक स्पेशल टाइप हो गया जिसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D मोशन तो जनरल बात हो गई कि यार दो एक्सिस रिक्वायर्ड है, दिस मींस आई नीड 2 एक्सिस, 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस टू डिफाइन द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या मोशन ऑफ एनी रिजिड बॉडी। ये हो गया क्लियर। अब 2D में एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन हो सकता है जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे दो ऑब्जेक्ट को और फिर उसको छोड़ दो, किसके हवाले पे, सिर्फ ग्रेविटी के हवाले पे, सिर्फ ग्रेविटी के हवाले छोड़ दो ऑब्जेक्ट को बाय गिविंग इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली कुछ वेलोसिटी दिया और उसके बाद ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज नथिंग बट ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो दिस मीन्स दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे हम फ्री फॉल देख रहे थे, जब मैंने आपको बताया था कि फ्री फॉल नाम की एक चीज होती है जहां पे इनिशियली ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया, उसके जस्ट बाद में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये आपको बताया था मैंने। अब ग्रेविटी खाली एक्ट कर रही थी तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से गिर रहा था, उस पे उसके अलावा कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। दो चीजें मैंने आपको बताई थी वहां पे, देखो एक तो था वैक्यूम चैम्बर, वैक्यूम चैम्बर में फेदर गिर रहा था और एक हैमर गिर रहा था, तो ये दोनों एक साथ गिरे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही थी। दूसरा था एटमोस्फियर या फिर एयर, एयर जहां पे थी, एयर जहां पे थी वहां फेदर ऐसे हिलता डुलता गिरा था और हैमर था वो सीधा स्ट्रेट डाउनवर्ड गिर गया था। तो ये वाला फ्री, ये जो सेकंड केस था दैट वाज नॉट अ केस ऑफ फ्री फॉल, बट ये वाला केस था फ्री फॉल का। तो इस फ्री फॉल जैसी ही कंडीशन अगर आप इमेजिन करो कि जहां पे केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स एक्ट करे आफ्टर इनिशियल वेलोसिटी, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D में अगर ऐसा मोशन हो रहा है फ्री फॉल टाइप का तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, इनिशियली अगर ये बच्चा इस बॉल को किक करता है, ये बच्चा इस बॉल को किक करेगा, तो क्या होगा, इनिशियल कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी किक करने की वजह से, इस पे लात मारने की वजह से इस बॉल को एक इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर मैं उसको यू बोल दूं कि सर दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इसके बाद कुछ ऐसे इस टाइप का ये पाथ ट्रेस करेगी बॉल, ये बॉल ऐसा कुछ पाथ ट्रेस करेगी, ऊपर जाएगी और फिर नीचे गिर जाएगी, ठीक है।
अब ये इनिशियल वेलोसिटी थी u, जो मुझे मिली किस वजह से, कुछ फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से या कोई इंपल्स एक्सर्ट करने की वजह से। इंपल्स क्या होता है, अ फोर्स गिवन फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बात तो वही कि वी आर गिविंग एनर्जी टू द बॉल, वो इनिशियल एनर्जी या इनिशियल पुश या फिर इनिशियल किक बोल लो, तो उसकी वजह से आपको इनिशियल वेलोसिटी मिली, जिसको मैंने बोला इट इज u। इस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से ये बॉल जाएगी हवा में, फिर एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगी, देन इट विल फॉल डाउनवर्ड्स। तो ये इसका मोशन है। और जब ये इनिशियल वेलोसिटी के बाद यहां से चल पड़ी, उसके बाद ओनली एंड ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस बॉल इज ग्रेविटी। अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन है, यहाँ पे एयर ड्रैग भी कंसीडर नहीं करेंगे। हालांकि हमें पता है कि अगर हवा चल रही होगी तो इफेक्ट आएगा बॉल पे, अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है या लाइट ऑब्जेक्ट है तो इफेक्ट आएगा उस पर, है ना। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप कोई बैलून है, आप बैलून को भरे, हवा से भरे हुए बैलून को ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक नहीं सकते। क्या दूसरे बंदे को आप बैलून से मार सकते हो, हवा से भरा हुआ बैलून है उसको ऐसे फेंक के चोट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। और वहीं अगर पत्थर हो, वो पत्थर फेंक के मारो तो चोट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि पत्थर था हैवियर ऑब्जेक्ट, हैवियर ऑब्जेक्ट था, उस पर आपका इनर्शिया ज्यादा था, उसमें जो आपने उसको वेलोसिटी दी तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ज्यादा थी, बट उसके ऊपर एयर ड्रैग कम था, उस पर एयर ड्रैग कम था। और दूसरा बैलून था, बैलून में काइनेटिक एनर्जी तो थोड़ी सी थी, बिकॉज उसका मास इतना कम था, हाफ mv² है, तो वेलोसिटी चाहे कितनी भी दे दो, मास उसका इतना कम है, काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। दूसरा, जितनी भी छोटी मोटी काइनेटिक एनर्जी थी दैट विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एयर ड्रैग। जब वो हवा में जाएगा, इतना बड़ा उसका साइज है, हवा उसके साथ घर्षण करेगी, फ्रिक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द बैलून विल लीड टू हीट जनरेशन। वो हालांकि वो हीट हमें नजर नहीं आती, इतनी कम होती है, बट अल्टीमेटली वो हीट जनरेट कर देती है वहां पे, और हीट जनरेशन से उसकी वेलोसिटी और गिर जाएगी। तो जो बची कुछ चीज जो थोड़ी मारी उसमें, थोड़ी बहुत उसमें काइनेटिक एनर्जी थी इन द बैलून, वो भी आपकी चली जाती है। दिस इज द रीजन कि आप उसको मार नहीं सकते। अब बॉल है, फुटबॉल है, फुटबॉल का वजन बैलून से थोड़ा ज्यादा होता है, तो काफी ज्यादा होता है इनफैक्ट बैलून से, तो इसलिए वो जाएगी, उस पर इफेक्ट्स भी आएंगे एयर ड्रैग के, बट इन दिस स्टडी हम लोग उनको नेग्लेक्ट करेंगे। हम सिर्फ ये मान के चलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी इज एक्टिंग, तो ये हमारा बेसिक असम्पशन है, ठीक है। अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बेसिक चीजें देखो बता देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी तो आपको दिखाया कि u इज द इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने छोड़ा। अब अगर ये वाले, ये ग्रीन से मैं लाइन बना रहा हूं, अगर मैं इसको ग्राउंड मान लूं, इससे ये वाला ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड कितनी ऊंचाई पे, दैट इज द ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल से ये बॉल कितना ऊपर उठेगी, यानी इनिशियली तो इसी लेवल पे थी, इनिशियली जो लेवल था इसी लेवल पे था, इसको हम डेटम भी बोलते हैं। देखो ऐसे ड्रॉ भी करते हैं डेटम को, कई बार ट्राइंगल बना के ऐसे दो लाइन डाल देते हैं, दिस मीन्स की दिस इज द बेस लाइन। अब इसके ऊपर जितनी ऊंचाई पे जाएगी, जितना भी ये बॉल ऊपर उठेगी, उसको मैं बोल देता हूँ एच मैक्स, या फिर हाइट के लिए अभी एच यूज कर लेते हैं, बट ये मैक्सिमम हाइट है कि कितना मैक्सिमम हाइट ये ऊपर जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि ये ग्राउंड के अलोंग, यानी कि जैसे ग्राउंड से एक पॉइंट पे उठी और जहां से गई, जहां पे दोबारा टकराई, तो ये हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल कर गई, हॉरिजॉन्टली कितना इसने डिस्टेंस कवर कर लिया ऑन ग्राउंड, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, या फिर कैपिटल आर से डिफाइन कर देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब एक और चीज बच गई कि ये बॉल जब यहां से पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से जब तक यहाँ आएगी फाइनल पॉइंट तक, ये इसको फाइनल पॉइंट एफ बोल देता हूँ, इसको इनिशियल पॉइंट आई बोल देता हूँ। तो जब आई से ये एफ की तरफ जाएगी, तो ये इस ड्यूरेशन में ये ग्राउंड से ऊपर रहेगी या हवा में रहेगी, हवा में रहेगी तो इसलिए, या फ्लाइट में रहेगी। यार देखो बहुत पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं फिजिक्स में, अगर हम कोई टर्म यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है। हम ये नहीं बोलते टाइम ऑफ क्या बोलते हैं, टाइम इन विच एयर इट इज इन एयर, या फिर कुछ ऐसा टर्म, हम सीधा बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड, तो ग्राउंड से उसकी ऊंचाई यानी एच की वैल्यू पॉजिटिव कितने टाइम तक रहती है, दैट इज व्हाट टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों, क्योंकि बेटा अभी आपको बताया कि एयर का तो रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो आइडियली तो ऐसा मोशन वैक्यूम में होना चाहिए। अगर उसमें बोले कि हवा में कितनी देर बॉल रहेगी या कितने टाइम एयर में रहेगी, तो वो गलत हो गया लॉजिकली, क्योंकि हम लोगों ने एयर को तो कंसीडर ही नहीं किया, वी वर कंसीडरिंग वैक्यूम। तो ये बात थी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट इसलिए बोला गया क्योंकि फ्लाइट में थी, यार फ्लाइट तो बोल सकते हैं ना कि उड़ान में थी, अब उड़ान हो सकती है,
इसलिए उसको बोलते हैं कि कितने समय तक एच की वैल्यू पॉजिटिव रहे, यानी कितने समय तक वो ग्राउंड से ऊपर रही बॉल, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और टी से डिनोट कर देते हैं। तो गिनी चुनी 3-4 चीजें होंगी प्रोजेक्टाइल मोशन में। एक तो इनिशियल वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी से हमने उसको फेंका। दूसरा, कितनी देर वो हवा में रही या कितनी देर वो फ्लाइट में रही। ठीक है, हवा में रही तो इज अ रॉन्ग, बट कितनी देर वो फ्लाइट में रही। तीसरा, उसने कितनी ऊंचाई प्राप्त की, दैट व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग दिस फ्लाइट। और तीसरा, चौथा सॉरी, ये हॉरिजॉन्टली कितनी दूरी तय कर गई, इस ड्यूरेशन में हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल कर गई, दैट इज कॉल्ड एज रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये चीजें हम फाइंड आउट करना चाहेंगे यहाँ पे। 2D मोशन का स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि टू डिफाइन सच अ मोशन वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 एक्सिस, हमें 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। क्या? एक तो ये वर्टिकल एक्सिस, जनरली इसको वाई बोल देते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम एक्स बोल देते हैं। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ऐसे 2 एक्सिस की हमें रिक्वायरमेंट होगी टू डिफाइन दिस पाथ। इसलिए उसको 2D मोशन का स्पेशल केस बोला गया। क्या बोला गया? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बोला गया। और प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्यों बोला गया? क्योंकि वी हैव प्रोजेक्टेड दिस बॉल, हमने इस बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्टर देखा है ना आपने, कि हम प्रतिबिंब को या फिर इमेज को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं ऑन सम स्क्रीन। तो उसका मतलब क्या हुआ? हमने उसको फेंका, उस चीज को फेंका। तो वी आर प्रोजेक्टिंग दिस बॉल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन। और आपको पता चल गया कि 2D मोशन का स्पेशल केस है जहां पे हमें 2 एक्सिस रिक्वायर होंगी, और खाली एक इनिशियल वेलोसिटी दे दो u, उसके बाद उस पर केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगा, तो बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। समझे? समझे? यस सर। मैं क्वेश्चन थोड़ा मैं क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन में पूछता हूँ, तुम लोग सोचते हो सर क्या बोले। हाँ, तो समझ गए, अब तक तो क्लियर है ना सबको? यस सर। यस अब हमें ये पता चल गया कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है फिजिक्स में। अब बस हम मैथमेटिक्स यूज करेंगे, ये पता लगाएंगे कि इक्वेशंस क्या हैं, इनके वैल्यूज क्या हैं, और फिर बाद में 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएंगी चीजें। चलो, अब फॉर्मली इंग्लिश की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि क्या बात है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन और प्रोजेक्टेड इनटू द एयर। थ्रोन मतलब प्रोजेक्टेड, इनटू द एयर। अभी एयर गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया व्हाई इट इज एयर गलत, क्योंकि वी आर नेग्लेक्टिंग एयर ड्राइव को, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसका सही उपयुक्त टाइप क्या होगा? वैक्यूम। सब्जेक्टेड टू ओनली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, खाली ग्रेविटी एक्ट कर रहा हो। अब ग्रेविटी की वैल्यू जी होती है, ये हमें पता है, बट कोई भी ऐसा एक्सेलरेशन यहाँ पे यूज हो सकता है जिसकी कोई भी फिक्स वैल्यू हो, वो आप समझ जाओगे। अभी अभी के लिए ऐसे याद रखो, बाय डेफिनेशन इफ ओनली अंडर इट इज अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस हो गया। द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। जो ऑब्जेक्ट है, जो ऐसा कर्व्ड मोशन या पैराबोलिक मोशन कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और जो उसका पाथ है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पाथ को बोलेंगे ट्राजेक्टरी, ऑब्जेक्ट को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। और मोशन आपको पता ही चल गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ओनली अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी जिस पे हमने फेंका उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जिस वेलोसिटी पे आपने प्रोजेक्ट किया सर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा हो गया, अच्छा ये चीज भूल गया, लॉन्च एंगल। लॉन्च एंगल भी होता है क्या? जिस एंगल पे आपने उसने फेंका। भाई इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई, बट कुछ एंगल भी तो रहेगा डायरेक्शन के लिए। तो ये जो थीटा रहेगा, जिस भी थीटा पे आप इसको फेंकोगे, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्च एंगल। आपने जिस एंगल पे इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्च एंगल। हॉरिजॉन्टल रेंज, जितनी दूरी ये हॉरिजॉन्टल में करेगा, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर हवा में रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। और मैक्सिमम हाइट एच मैक्स या फिर एच से डिफाइन कर सकते हो कि कितनी ऊंचाई उसने ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल या ड्यूरिंग दिस ट्राजेक्टरी उसने जितना हाइट अचीव की, तो दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट। एच से डिनोट करते होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा। मैथमेटिक्स अब पढ़ेंगे, अब तक पढ़ लिया फिजिक्स का पार्ट, अब उसको हम मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करेंगे इसका, कि एक्चुअल में हम स्टडी कैसे कर पाए, हम लोग इसके कुछ फॉर्मूलाज पे कैसे पहुंच पाए। या हम देख रहे हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसी चीज हमारे आसपास हो रही है, तो हम उसको गणित की मदद से या मैथमेटिक्स की मदद से उसके लिए फिजिकल वैल्यूज या फिर उन सब चीजों को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे कर पाए। अब देखो, एक्स एक्सिस आपको बताया था, वाई एक्सिस बताया था। 2D मोशन है, इसलिए 2 एक्सिस रिक्वायर्ड है। इनिशियल पॉइंट 0 से स्टार्ट हुआ, 0,0 या फिर ओरिजिन से
स्टार्ट हुआ ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल है उसकी ट्रेजेक्टरी 0,0 से शुरू हुई। अब मैं इस पे 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लूंगा। देखो यहाँ पे है, ये जब इस पॉइंट पे है, थीटा आपको दिख गया कि सर ये दिस इज द लॉन्च एंगल। इसकी एक वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको बोल रहे हैं यू, ये यू है। इस u के अगर मैं दो कंपोनेंट लूं अलोंग द गिवन एक्सिस, एक एक्सिस तो मेरी x एक्सिस है, दूसरी y एक्सिस है, तो मेरे को इन दोनों एक्सिस के अलोंग इनके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे इनिशियल वेलोसिटी के। तो देखो बेटा थीटा है ऐसा, और इसका थीटा के जस्ट सामने वाला कंपोनेंट, जस्ट सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है भाई? देखो ये तो है u, ये है थीटा। अब ये थीटा के जस्ट सामने वाला कौन सा होता है? अभी भूल गए, जल्दी मत, इतना जल्दी मत भूलो, कौन सा कंपोनेंट होता है? साइन थीटा या कोस थीटा? थीटा के जस्ट सामने वाला, cos थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाला Sin theta. साइन थीटा होता है बेटा, साइन थीटा। और एडजेसेंट एंगल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज कोस थीटा, इसके साथ वाला दैट इज कोस थीटा। किसका? साइन थीटा टाइम्स, साइन थीटा टाइम्स हाइपोटेन्यूज, तो यू साइन थीटा, और ये भी यू कोस थीटा। तो ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। तो देखो हॉरिजॉन्टल वाला है यानी एक्स के अलोंग दैट इज कॉल्ड एज यू कोस थीटा, और जो वर्टिकल वाला है वाई के अलोंग दैट इज कॉल्ड एज यू साइन थीटा। वर्टिकल ये हो गया, ये वाला वर्टिकल है भाई, तो यही हमने यहाँ निकाला कि ये यू साइन थीटा के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल है यू कोस थीटा, तो ये हमने निकाला कि दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, किसको? वेलोसिटी को। इस वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट प्रोवाइड करेगी। तो जब मैं यहाँ पे था दिस पॉइंट, तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा था कि यू कोस थीटा है एंड यू साइन थीटा है। बट मैं जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला जाऊंगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, आप मैक्सिमम हाइट किस बेसिस पे निकालोगे? मैक्सिमम हाइट उस जगह निकलेगी जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है, यानी जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, वो क्या हो गया? उसको जीरो होना पड़ेगा। अगर जीरो नहीं होगा तो फिर इसका मतलब अभी और गुंजाइश है, थोड़ा और ऊपर जा सकती है बॉल। अगर भाई वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में तो ऊपर जाएगी ना, बट ऊपर जाना तब रुकेगी तब अपवर्ड डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाए जीरो। तो जब मैक्सिमम हाइट रहेगी तो ये वर्टिकल कंपोनेंट गायब हो जाएगा, खाली क्या बचेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल हो गया जीरो। क्योंकि वर्टिकल पे तो बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको घटाता जा रहा है हर समय वर्टिकल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को कम करता जा रहा है, क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिकॉज देखो इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट था कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में, बस इसी पॉइंट पे इसके साथ साथ यहाँ ग्रेविटी भी तो लग रहा है नीचे। ये ग्रेविटी क्या करेगा? इट विल डी एक्सेलरेट दिस ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसको अपवर्ड में जाने से उसकी वेलोसिटी को हटाता चला जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी अपवर्ड वेलोसिटी यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट बिकम्स जीरो। फिर क्या करेगा? फिर ये ही ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। फिर एक थर्ड पॉइंट लेंगे जहां पे इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस यू साइन थीटा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे तो जो यू कोस थीटा था वही बराबर होगा यू के, सारी वेलोसिटी इधर आ गई, फिर यही u जो है ये इधर जा रहा है, ऐसे हो गया, दो कंपोनेंट में आ गया। तो आपको ये पता चलेगा कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट है। इसी फिजिक्स के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे आर की वैल्यू, टाइम की वैल्यू और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। ये तीनों चीज हम निकाल लेंगे, और यही सारा खेल, यही तीन चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है जितने भी न्यूमेरिकल हमें मिलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो अब देखो, अब बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन या फिर वाई एक्सिस में मैंने आपको बताया क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन बोथ द डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल का कोई खेल नहीं है, बट इट इज नॉट एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल, ये एक बात है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं? अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल सकते हो? हमें मोशन की इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। देखो पहले फिगर देख लेते हैं। हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, खाली ये वही फिगर है जो पिछले डिस्प्ले पे था आपके पास। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेशन सारे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले हम ये निकाल रहे हैं कि कितनी देर ये हवा में रहेगी, ये चीज कितनी देर ये हवा में रहेगी। तो इसके लिए मैं इक्वेशन निकालता हूँ डिस्टेंस
यानी एस वाई में, वाई डायरेक्शन में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, किसके बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन टाइम्स टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन पता है वाई डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, वो क्या है, जी के बराबर। ठीक है, हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है वाई डायरेक्शन में, यू वाई, क्यों, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा के बराबर, हमने अज्यूम किया ना यार, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा है, तो यू वाई भी पता है और एक्सेलरेशन भी पता है, क्योंकि सर इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज इक्वल टू जी, ये जी के बराबर है। तो ये दोनों चीजें मुझे पता है, एक्सेलरेशन भी पता है और ये भी पता है, क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तीसरी चीज एस वाई, वाई में कितना ये ट्रेवल करेगी, वाई में कितना ये ट्रेवल करेगी, तो ये सारी चीजें मैं इसमें डालता हूं। वर्टिकल में था यू साइन थीटा, यू साइन थीटा रख दिया, टाइम मैंने टी एज्यूम कर रखा था कि कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, कैपिटल टी एज्यूम किया तो टी रख दिया, माइनस जी इसलिए लिया क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो माइनस जी आ गया, और टी की जगह कैपिटल टी रख दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। ठीक है, इन सबको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ये, इसको राइट साइड में ले जाओ और ये सब इनसे डिवाइड कर दोगे तो 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। अभी कोई मेरे को बोलेगा कि सर एस वाई की वैल्यू जीरो क्यों ली, कोई बताएगा, पहले तुम लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा। वाई एस वाई इज इक्वल टू जीरो, एस वाई की वैल्यू जीरो क्यों पुट की, यू वाई तो मुझे पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा था इसलिए रख दिया, ए वाई भी मुझे पता है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग जो एक्सेलरेशन था वो जी था, दैट वाज एक्सेलरेशन एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मेरे को कोई ये बताओ कि वाई एस वाई इज जीरो, एस वाई को हमने जीरो क्यों लिया, एस वाई की वैल्यू को हमने जीरो क्यों लिया, अरे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। अच्छा ये बताओ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, डिस्प्लेसमेंट वाज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल, तो इनिशियल तो बेटा ये है जी ओ और फाइनल पॉइंट बी है, ये फाइनल है और ये ओ है, ये इनिशियल है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन वो किसके बराबर है, हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर। ये तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ना कि दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और वही वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, भाई वाई में तो ग्राउंड पे ही पहले पड़ा हुआ था, बाद में भी ग्राउंड पे ही आया, ग्राउंड से चले और ग्राउंड पे लौट गए, दिस मीन्स कि वाई डायरेक्शन के खाली डिस्प्लेसमेंट लूं तो क्या लिख सकता हूं, बोलो, जीरो लिख सकता हूं ना यार, ग्राउंड लेवल पे जीरो हाइट से शुरू हुए और जीरो पे आके गिर गए, हाइट जीरो थी ना इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पे भी जीरो थी, पहले उठे उठे ऊपर गए फिर नीचे आ गए, तो दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे जीरो रखा है, ये ध्यान रखना, अदरवाइज आंसर आएगा नहीं अगर डेरिवेशन लग करने चले। तो इस जीरो की वैल्यू जीरो इसलिए है क्योंकि वी वर इनिशियली एट जीरो हाइट और फाइनली एट जीरो हाइट, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे हाइट तो जीरो ही था, दिस मीन्स की डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज नथिंग बट जीरो, एस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एस वाई की वैल्यू हम जीरो रख देंगे, इस सब को सोल्व करेंगे तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, पहला बात आ गया, ये हमारी एज्यूम करी हुई चीज, ये हमारी एज्यूम करी हुई चीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने माना कि जी के बराबर होगा, वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा आएगा क्योंकि जिस हिसाब से हमने यू को लिया है उस हिसाब से कंपोनेंट यू साइन थीटा आएगा, वही वैल्यूज पुट कर दो और इनिशियल और फाइनल के बीच में हाइट का डिफरेंस जीरो था इसलिए एस वाई को जीरो पुट कर दो, तो इन सब एजम्पशंस के अंडर हमारा आ गया टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, पहली इक्वेशन जिसको आपको रटना है कंठस्थ करना है, ठीक है, रटना है और कंठस्थ करना है बिकॉज ये बड़े ही धड़ल्ले से यूज होने वाली है। अब टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट ये प्राप्त करेगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट, ये मुझे फाइंड आउट करना है, एच की वैल्यू, इसके लिए मैं दूसरी इक्वेशन यूज करूंगा दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो देखो इसमें भी क्या वाई डायरेक्शन में हम लोग इसको भी वाई डायरेक्शन में लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू वाई है, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये है, और 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये सब चीजें आप देखो, और ये मैं खाली आधे दूरी तक बात कर रहा हूं, कहां तक, पॉइंट ए तक, बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए, पॉइंट ओ है और पॉइंट ए है, इन दोनों के बीच में इस इक्वेशन को लगा रहा हूं, ओ एंड ए,
बिटवीन ओ एंड ए। तो पहले पॉइंट ओ पे देखो, इनिशियली पॉइंट ओ से स्टार्ट हुई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कहां की ली जाएगी, पॉइंट ओ की। पॉइंट ओ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा के बराबर। तो इनिशियल वेलोसिटी को रख दिया यू साइन थीटा, यानी कि यू साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और फाइनल वेलोसिटी लेंगे पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, भाई वाई की बात कर रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई तो इससे ऊपर नहीं जाएगी, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। वर्टिकल वेलोसिटी का ऊपर वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगी, तो जो ये ऊपर का कंपोनेंट है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको हम हटा देते हैं। दिस मीन्स कि ये वैल्यू आई 0, यू वाई की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 2g(h_max)। अब g तो हमने एज्यूम किया है बेटा, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। माइनस क्यों, बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने पॉजिटिव को यानी अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो हमारा एक्चुअली जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हमने बोला ए वाई को बोला g। और एच मैक्स तो क्या है भाई, वाई डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच, यानी पॉइंट ओ से पॉइंट ए को हमने बोला कि टॉप मोस्ट पॉइंट है ये, टॉप मोस्ट पॉइंट पे और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट के बीच की जो दूरी है दैट इज नथिंग बट एच मैक्स, तो इसको एच मैक्स रख दिया। अब इसको सोल्व करके हमें सिर्फ एच मैक्स की वैल्यू मिलने वाली है, दैट इज नथिंग बट, जब इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम था 2u साइन थीटा अपॉन जी, और ये आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, दूसरी चीज ये याद करोगे, पहला इक्वेशन ये, दूसरा ये, और तीसरा अलोंग एक्स एक्सिस, जितना एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल किया वो हमने बोला था कि आर के बराबर है, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है, ये आपको दिख रहा था। अब देखो इसको आप यूज करोगे हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू को, सिंस हमारे पास देखो एक्सेलरेशन खाली वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है और उसके अलावा कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना तो एक्सेलरेशन होगा ना ही डी एक्सेलरेशन होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है, तो उसको मैं हमेशा यू एक्स लूंगा, हमेशा यू एक्स के बराबर लूंगा। और यू एक्स क्या था, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा था। और टाइम, जितना टाइम फ्लाइट में रहा, जितना फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी कि कितनी देर हवा में रही है, वैक्यूम में रही है, फिर अदर पॉजिटिव हाइट जितनी देर रहा, तो उस टी को लूंगा, यू एक्स के साथ टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा कि जब तक ये अबव ग्राउंड ट्रेवल कर रहा था ये प्रोजेक्टाइल, उस समय तक कितना ये ट्रेवल कर जाएगा एक्स डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट तो यू कोस थीटा है, देखो यहां हमने देखा था, दैट इज कॉल्ड एज यू कोस थीटा, दिख गया। अब यू कोस थीटा को आप टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो टी टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहाँ निकाल रखा है कि टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और यू एक्स आपको यू कोस थीटा से मिल जाएगा, तो यू कोस थीटा लिखा और टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u साइन थीटा अपॉन जी था, तो ये टी की वैल्यू है और ये यू एक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो तीसरी इक्वेशन ये हो गई, इन तीनों को याद कर सकते हैं हम लोग। डेरिवेशन यहां से समझ आ गया कि पहले हम पॉइंट ओ और बी से हम निकाल सकते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, पॉइंट ओ और ए से निकाल सकते हैं एच मैक्स, और बिना किसी पॉइंट के जस्ट टी की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। डाउट है तो पूछ लो, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. No, sir. नहीं है, नहीं है तो अब देखो तीनों फॉर्मूले एक बार देख लो, टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, करो सब लोग। रेंज का क्या फॉर्मूला था यार, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मैं खुद भूल जाता हूँ, फिर मैं डिराइव करता फिरता हूँ इनको। सही है वैसे डिराइव करना, ये आदत भी ठीक है, बट यार ज्यादा सही नहीं है।
तो कई बार क्या होगा, लॉन्ग डेरिवेशन होंगे तो फिर तुम कंफ्यूजन में ही रहोगे जब तक कि आंसर एग्जाम दे के आ जाओगे, फिर बाद तक ये लगता रहेगा यार पता नहीं सही लगा, सही किया कि गलत किया। तो ठीक है, आप बेसिक्स से चलते रहो तो आपको पता भी चलता रहता है कि हाँ ठीक ही करके आया हूँ शायद। तो ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये तीसरा करो सब लोग, जिनका आंसर आए हैंड रेज करना, नहीं तो मैं करा दूंगा इसको फिर। वेट। जैसे हो जाएगा हैंड रेज करना बेटा। देखो एक बार, शाबाश, 6 बच्चों ने तो ऑलरेडी कर लिया, एक बार मैं बता देता हूँ। एन एरो इज शॉट इनटू एयर। अब देखो एयर लिखा हुआ है बट हम इसको एयर को दिल पे नहीं लेंगे, मतलब वही है कि वैक्यूम की बात हो रही है, बट एयर बोल देते हैं लूज टर्म्स, क्योंकि एयर का ड्रैग नहीं दिया हुआ तो हम एयर को एयर क्या माने, वैक्यूम ही मानेंगे भाई। इट्स रेंज इज 200 मीटर। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात, जब भी रेंज लिखा होगा हॉरिजॉन्टल रेंज की बात होगी। एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। टी की वैल्यू 5 सेकेंड दे दी, कितनी देर ये अबव ग्राउंड रहता है, दैट इज 5 सेकेंड्स। जी की वैल्यू आप 10 मीटर प्रति सेकेंड इमेज मान लो, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एरो इज, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है यानी यूएक्स की वैल्यू निकालनी है। देख लो अब कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, इसमें तो इक्वेशंस की भी जरूरत नहीं है भाई, आंसर डालो ए बी सी डी। So 40 meter per second. Sir, option C. ऑप्शन C, सी sir. आया, सी आया ना। देखो कुछ Yes, नहीं sir. करना यार, Yes. रेंज की डेफिनेशन हम क्या, रेंज जब हम रेंज पढ़ रहे थे, कहाँ गई यार मेरी पेंसिल, गिर गई कहीं इधर उधर, एक सेकंड। जब हम रेंज को पढ़ रहे थे तो हमने इमेजिन किया था, हमने ये मान के चल रहे थे कि जितना दूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देखो ऐसे था पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट ए था प्रोजेक्टाइल का, और पॉइंट बी था दूसरा। तो अब ये प्रोजेक्टाइल हवा में तो ऐसे जा रहा था यानी अबव ग्राउंड, बट जो इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर किया वो यूएक्स वेलोसिटी से कवर किया पूरा का पूरा पाथ। क्यों? क्योंकि यूएक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, डायरेक्शन एक्स में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं था, तो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट वेलोसिटी यूएक्स के बराबर। और कितने टाइम तक रहेगी? जब तक ये टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टाइम, जब तक ये प्रोजेक्टाइल फ्लाइट में है, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल अबव ग्राउंड है, तब तक ये चलता रहेगा यूएक्स वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आपको कुछ नहीं करना, टू फाइंड आउट रेंज इस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से। क्यों? वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड यू हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आपको दोनों चीज दे दी गई, रेंज दे दी गई और टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया गया। आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है तो कुछ भी नहीं करना भाई, यू हैव टू डिवाइड आर बाय
टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मुझे मिल जाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो 200 डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो आंसर आएगा 40 मीटर्स पर सेकंड। 40 मीटर्स पर सेकंड, 40 मीटर्स पर सेकंड कर पाओगे? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. जो नहीं कर पाएगा वो यस बोलेगा, उसको पाप लगेगा। सही में, जो खुद से नहीं कर पाएगा और यस बोलेगा उसको पाप लगेगा। इन तीनों फॉर्मूला की यहाँ जरूरत नहीं थी। बस अगर आपको ये लॉजिक पता था ये वाला कि, अच्छा यहाँ तो लॉजिक दिखाने की जगह नहीं बची, कि प्रोजेक्टाइल का हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल तो था u sin थीटा, और जिसपे एक्सेलरेशन g काम कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट इसका हॉरिजॉन्टल यानी कि x डायरेक्शन में था ux एंड दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। u cos थीटा के बराबर है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। दिस मींस शुरू में भी ux ही रहेगा u cos थीटा, और फाइनली जाएगा तब भी ux इक्वल टू u cos थीटा ही रहने वाला है। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, और वर्टिकल में पहले वेलोसिटी घटेगी, टॉप मोस्ट पे जाएगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी। ये इसका पाथ है। तो इसी लॉजिक को यूज करते हुए वी कैन फाइंड आउट कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, एक्स यू एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस लॉजिक से आप यू एक्स निकाल सकते हो। डिवाइड दिस टाइम, लेफ्ट साइड में टाइम को डिवीजन में ले आओ, यानी कि आर बाई टी कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स आ जाएगा। और आर आपको 200 दे रखा था, टाइम ऑफ फ्लाइट 5 दे रखा था, 200 डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो 40 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो निकाल पाए मैक्सिमम बच्चे। अब एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी एक बार ट्राई करो। दिस इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन, ये भी ट्राई करो एक बार। हाँ, इसी का डाउट है बेटा? No, sir. ठीक है, ये और क्वेश्चन करो एक। आवाज सही से आती है? कुछ अच्छा माइक लगाऊं मैं? Sir, ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? Yes, sir. वैसे तो लगा रखा है यार, ठीक ठाक वाला तो लगा रखा है। मैं सोच रहा कि नहीं आ रही तो थोड़ा महंगा वाला माइक यूज कर सकते हैं। Sir, नहीं ठीक है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं ये? पूछ रहे हैं कि एक बॉल को फेंका गया वी नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया गया है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वी नॉट, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या फिर क्या बोलते हैं उसको दूसरा, लॉन्च एंगल है ना, लॉन्च एंगल हो गया थीटा के बराबर। अब फाइंड द, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट।
उसी पॉइंट से और उसी समय पे एक चलता है, एक बंदा साइकिलिंग करते हुए जा रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी करते हुए जाए, बट उसकी वेलोसिटी है v0/2। अब क्या वो उस बॉल को कैच कर पाएगा? पहली बात, कब कैच कर पाएगा? तब वो नीचे ग्राउंड पे दोबारा आएगी, ऊपर जाएगी पहले तो फिर गिरते हुए नीचे आएगी। और क्या अगर कैच कर पाया तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या फिर एंगल ऑफ, क्या बोलते हो, लॉन्च एंगल, उसकी वैल्यू क्या रखें? बताओ, ये सवाल है। तो पॉइंट ए मान लो जहां से बॉल को फेंका गया, पॉइंट बी मान लो जहां पे बॉल को लपका गया बाय द साइक्लिस्ट। तो साइक्लिस्ट है ये साइक्लिस्ट मान लो, ठीक है, ये साइक्लिस्ट जा रहा है इधर, इसको पॉइंट बी पे जाकर, पॉइंट बी पे पहुंच के इस बॉल को कैच करना है इस पॉइंट पे। अब इसकी कुछ वेलोसिटी है जिसको बोला v0/2, यानी कि v0 जिस जिस वेलोसिटी से इस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया वो थी v0, और ये जा रहा है v0/2 के बराबर। तो आपको इस बॉल को कैच करवाना है पॉइंट बी पे। तो क्या इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइक्लिस्ट की वेलोसिटी के बराबर रहेगा तो ये जाके कैच कर पाएगा? तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया गया, इनडायरेक्टली आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता दिया गया, यानी एक्स की डायरेक्शन में, अगर ये एक्स की डायरेक्शन है तो एक्स की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट रहेगा, किसका? इस बॉल का, जिस बॉल को फेंका जा रहा है, वो इस साइक्लिस्ट की वेलोसिटी के अगर बराबर रहेगा तो वो साइक्लिस्ट पॉइंट बी पर पहुंचकर इस बॉल को कैच कर लेगा। तो दिस मींस कि ये वेलोसिटी का v0/2 कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसी को क्या बोलते थे? यू एक्स। और यही क्या था? यू कोस थीटा के बराबर था। देखो दोबारा से एक बार ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हाइपोटेन्यूज की जगह तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यानी v0 है, थीटा है लॉन्च एंगल, तो इसके सामने वाला, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा? v0 साइन थीटा। इसके नीचे वाला होगा v0 cos थीटा। तो जो नीचे वाला कंपोनेंट है वही क्या है? इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। उस एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को हमने लिख दिया u cos थीटा, या फिर v0 लिख लो सीधा ही, v0 cos थीटा। तो ux है ना एक्स कंपोनेंट, दैट इज v0 cos थीटा। तो v0 cos थीटा आपको दे दिया कि v0 cos थीटा इज इक्वल टू v0/2। तो v0 से v0 उड़ा दो, दिस मीन्स cos थीटा हैज टू बी 1/2। अब cos थीटा 1/2 कितने वैल्यू ऑफ थीटा पे होता है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बॉल को आप 60 डिग्री के एंगल पे लॉन्च करोगे, शिवानी अनम्यूट करो बेटा। वाह क्या बात है, बहुत संगीत हुआ, मेरी आवाज मेरे तक आ रही है घूम घूम के। हाँ जी, तो जब इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू लॉन्च दिस एट एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। जब 60 डिग्री पे आप इस बॉल को या इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल टू v0/2, और साइक्लिस्ट की वेलोसिटी भी v0/2 है, तो वो जाके उसी वेलोसिटी से उसको कैच कर लेगा। तो मोशन कैसा होगा भाई? बॉल तो ऐसे जाएगी, ऐसे 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 करके नीचे, और उस बॉल के जस्ट नीचे नीचे ही साइक्लिस्ट भी चलता रहेगा। तो नीचे साइक्लिस्ट, ऊपर बॉल, फिर यहाँ बॉल आएगी तो साइक्लिस्ट यहाँ है, फिर यहाँ आएगा तो साइक्लिस्ट यहाँ है। एट द एंड जो पॉइंट बी पे आएंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। दिस मीन्स कि साइक्लिस्ट पॉइंट बी पे पहुंच के इस बॉल को कैच कर लेगा। जिस जिस पॉइंट पे बॉल ऊपर चल रही है उसके जस्ट नीचे नीचे साइक्लिस्ट चलता रहेगा। कब? जब इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का वो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी के बराबर हो। यही लॉजिक हमने यहाँ यूज किया और बोल दिया कि v0 cos थीटा विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दिस साइक्लिस्ट, यानी v0 cos थीटा इज गोइंग टू बी v0/2। बस वही रख दिया, उसको आपको आंसर मिल गया कि हाँ वो कैच कर पाएगा। कब कर पाएगा? जब एंगल की वैल्यू 60 डिग्री रहेगी। तो आंसर से करेक्ट आंसर क्या हुआ? सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हुआ। मेरी गर्दन टेढ़ी क्यों आ रही है भाई? हाँ अब चल गया, मेरी वीडियो पॉज हो गई थी। हाँ, तो दिस मीन्स कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों का ऑप्शन ए आ गया था मेरे समझाने से पहले? सर यस आ गया था। आ गया था, ठीक है, शाबाश। जिन नहीं आया था भाई इस हिसाब से समझ लो, इस हिसाब से कर लो, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन इसके पीछे दिया गया है कि 60 डिग्री के एंगल पे, थोड़ा चित्र भी बनाया हुआ है, उस हिसाब से देख लेना। इंग्लिश में लिखा है कि पर्सन विल कैच द बॉल इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द
साइकिल या जो बंदा दौड़ रहा है या साइकिल चला रहा है उसकी स्पीड के बराबर, सिंपल यूज किया होगा। क्यों होगा? किसी को इंग्लिश समझ नहीं आया तो उसका रीजन मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। एक क्वेश्चन और है, इसको अटेम्प्ट कर लो, खाली देख लो एक बार, पढ़ लो, करेंगे तो कल ही, अभी टाइम नहीं है। या फिर कल ही करेंगे, छोड़ दो, अभी टाइम भी नहीं है, ऐसे ही टाइम वेस्ट हो, मतलब वो होगा ना, तो तुम कर पाओगे ना मैं समझा पाऊंगा। तब तक कुछ और बता दो, क्या चल रहा है सबकी जिंदगी में, सब बढ़िया? सर ये यस सर। एग्जाम कब है तुम लोगों के? समाज सब मार्च में ही होंगे अब।